जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो ये टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा पुर्तगाली के ऊपर। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा था। इस यात्रा में प्रथम दर्शक कौन था? तो इस यात्रा में प्रथम दर्शक था अब्दुल मनिक था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? तो अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना था तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया। तो देखिए, पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला देखते हैं, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी में परिवर्तन किया। तो पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाई गई? तो पुर्तगालियों की नई राजधानी बनाई गई गोवा को। अगला प्रश्न है, भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इस पद्धति को कार्टज अरमेडा पद्धति कहा जाता था। अगला है, कार्टज प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो कार्टज प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इस व्यवस्था को काफिला प्रणाली व्यवस्था कहा जाता था। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर सी किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? तो देखिए, अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली कब तक शासन करते रहे? तो देखिए, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए, पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के साथ भारत में किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ? तो देखिए, पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो ये पुर्तगालियों का था। अब देखते हैं डच, दूसरा नंबर में। तो देखिए, इसका प्रश्न हो जाएगा, 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत व पूर्व देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त किए? तो देखिए, इन देशों से व्यापार, आक्रमण और विजय करने से संबंधित अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त किए। अगला प्रश्न देखते हैं, डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना वर्ष 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर की गई? तो देखिए, डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना वर्ष 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, डचों द्वारा भारत में मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो डचों द्वारा भारत में मुख्यतः नील, अफीम, चावल, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था डचों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा बेदरा की युद्ध 1759 ईस्वी में
विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से किस भगवान के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए? तो देखिए, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से, है ना, भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो इसका प्रश्न देखते हैं, 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई? तो देखिए, किसके द्वारा की गई? मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा की गई। अगला देखते हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? तो देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा, है ना, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त कब हुआ? तो दिसंबर 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति तथा 400 की मनसब व जागीर प्रदान की? तो देखिए, जहांगीर ने की। अगला देखते हैं, 6 फरवरी 1613 ईस्वी को शाही फरमान जारी करने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा प्रदान की गई? तो देखिए, जहांगीर के द्वारा की गई। अगला देखते हैं, 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? तो देखिए, सर टॉमस रो अंग्रेज था। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज था सर टॉमस रो। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना, है ना, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। राजकुमार को कैसे प्राप्त हुआ? तो राजकुमार को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह के उपरांत दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान शाह शुजा द्वारा जारी किया गया। अगला देखते हैं, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम एजेंट व गवर्नर कौन था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम एजेंट व गवर्नर था विलियम हेजेज। अगला देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य और औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब हुआ था, कब और कहाँ हुई? तो देखिए, मुगल साम्राज्य औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी को कोलकाता गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो देखिए, कंपनी को कोलकाता गोविंदपुर और सुनौती गांव की जमींदारी इब्राहिम खान से प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं, कोलकाता गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? तो देखिए, कोलकाता गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारलॉक ने डाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए, सर चार्ल्स आयर। कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर था।
अगला प्रश्न देखते हैं 1634 में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात नाम दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम दिया गया। तो क्या 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। अब देखते हैं जेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 225 वर्ष तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी? तो वह डेनमार्क की कंपनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो देखिए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी त्रंकोबार तमिलनाडु में स्थापित की। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में स्थापित डेनिश बस्तियां त्रंकोबार के अलावा सेरामपुर पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप में थी। सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित की? तो सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती स्थापित की 1755 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहां पर एक प्रेस की स्थापना की, जिसने 1801 से लेकर 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें लिखी? तो देखिए डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में सेरामपुर पर एक प्रेस की स्थापना की, जिसने 1801 से लेकर 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें छापी। तो अगला प्रश्न है किस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया? तो देखिए किस युद्ध के दौरान? नेपोलियन युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर देखिए नेपोलियन युद्ध 1803 से कब तक चला? तो 1815 तक चला। तो देखिए नेपोलियन युद्ध 1803 से 15 के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंत में डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया? तो देखिए भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने 1845 ईस्वी में अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया। अगला देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब व किस नाम से की गई? तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कंपेन देश इंडेसे ओरिएंटलेस नाम से की गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है इसका फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो देखिए फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना 1668 में सूरत में की गई। अगला प्रश्न है कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? तो कंपनियों द्वारा पांडिचेरी वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ? तो देखिए रिजीवक की संधि के उपरांत पांडिचेरी को पुनः प्राप्त कर लिया गया। क्या लिखा है? डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत? तो कालांतर में रिजीवक की संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ।
अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए फोर्ट लुई की स्थापना पांडिचेरी में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना, ये मुख्य रूप से कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो सेठ थोमे के युद्ध में पराजित किया था। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेठ थोमे के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 में आक्साला सैपेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार था? तो देखिए इसके बाद मद्रास पर अधिकार था अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके ऊपर हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब व मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया? तो अंग्रेजों ने समर्थन किया अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रांस का नेतृत्व किया लाली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? तो 16 जनवरी 1760 को अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया पांडिचेरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? तो देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन था पुर्तगीज पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी इसके बाद आए थे। नोट में दिया हुआ है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। तो देखिए इसका कहने का मतलब है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में और सबसे अंत में गए 1961 में सबसे अंत में गए। तो ये था दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्वेश्चन आंसर था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।